Applied history. This is the third one lesson of history. Today we are going to start. The very title of this lesson indicates its meaning. मतलब यहाँ पे हिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हमें जानकारी लेने की है। जनरली हम सोचते हैं कि हिस्ट्री का जो यूज़ है वो डे टू डे लाइफ में कुछ भी नहीं है। हम साइंस मैथ ये बाकी की जो साइंसेस है, ब्रांचेस ऑफ साइंसेस है, उनको स्टडी करते हैं और सोचते हैं कि वो ही इम्पोर्टेंट है और उनका ही यूज़ जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में है। लेकिन हिस्ट्री का भी यूज़ जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। तो वही हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री किसको कहा जाता है। एक्चुअली अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। अभी पब्लिक हिस्ट्री की हम डेफिनेशन पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि किसको अप्लाइड हिस्ट्री कहा जाता है। एक्चुअली इसको पब्लिक हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पब्लिक के बारे में मतलब लोगों के बारे में जानकारी देती है और लोगों के जीवन में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हम जब पास्ट इवेंट्स का कभी रेफरेंस लेते हैं तो उस नॉलेज का यूज हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर टाइम्स। मतलब जो नॉलेज है हिस्ट्री का नॉलेज हम प्रेजेंट टाइम में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर टाइम में भी यूज कर सकते हैं। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और जो लोग अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स अलग अलग फील्ड में फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हिस्टोरिकल नॉलेज का मतलब मदद ली जाती है, उसका एप्लीकेशन किया जाता है और उस एप्लीकेशन को अप्लाइड हिस्ट्री कहा जाता है। Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to contemporary social issues and incorporate them in the social planning. मतलब जो नॉलेज है हिस्ट्री का उनका यूज हम जो प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में उनको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। प्लस अलग अलग जब डिसीजंस लेते हैं उस समय पे गाइडलाइन करने का काम या गाइडलाइन देने का काम भी यहाँ पे हिस्टोरिकल नॉलेज करता है। तो हिस्टोरिकल नॉलेज एसेंशियल है, उसका हमें एप्लीकेशन करना जरूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में। जो पास्ट इवेंट्स होके गए हैं उन पास्ट इवेंट्स को हम हमारे डे टू डे लाइफ में उस नॉलेज का इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसी को अप्लाइड हिस्ट्री कहा जाता है। The projects and programs related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical experts. अब जो हिस्ट्री में जो एक्सपर्ट होते हैं और अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में जो प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स लिए जाते हैं वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं एक्सपर्ट्स लोगों को। प्लस जो कॉमन पर्सन्स हैं उनको भी चांस मिलता है हिस्टोरिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होने का। जैसे कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस है या कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो उस मॉन्यूमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं, उस मॉन्यूमेंट को नर्चर करने का काम करते हैं, उसको प्रिजर्व करने का काम करते हैं, उसको अच्छा रखने का काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों को डायरेक्टली वहाँ पे हिस्टोरिकल एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट होने का चांस मिलता है। प्लस टूरिस्ट एक्टिविटीज के कारण भी हम देखते हैं कि हम अलग अलग जगह पे जाके विजिट करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करते हैं, तो हमें भी वहाँ पे हिस्टोरिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेने का या पार्टिसिपेट होने का चांस मिलता है। हम वहाँ पे जाके उस मॉन्यूमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हिस्टोरिकल एक्टिविटीज में हमारा भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो ये एप्लीकेशन है हिस्ट्री का। अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। अब हिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग फील्ड में किया जाता है। हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स
द वे आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज शेप्ड इज डिपेंडेंट ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स। आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लास्ट मतलब जो पास्ट इवेंट्स है उनसे ही रिलेटेड है, मतलब एक चेन है और उस चेन के पार्ट हम है। मतलब जैसे अलग अलग क्रोनोलॉजिकल इंसिडेंट्स होते हैं, उन्हीं में का एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट हमारा प्रेजेंट है, और ये जब प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा तो वो पास्ट का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारा जो आज का जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से शेप हुआ है, उसको आकार कैसे मिला है, तो हमें हमारे लास्ट या पास्ट इवेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे तो आज के हमारे लाइफस्टाइल के बारे में हमें अच्छी जानकारी या उसको अच्छी तरीके से हम जी सकते हैं। हमें समझो पास्ट के बारे में मालूमात है, जानकारी है, तो हम हमारा फ्यूचर और हमारा प्रेजेंट अच्छा बना सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिलेट टू वेरियस फील्ड्स लाइक पॉलिटिक्स, सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक्सेट्रा। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट हमारे इंडिया में होके चले गए, तो वो हिस्टोरिकल एक्टिविटीज पॉलिटिकल फील्ड के बारे में है। सोशल एंड रिलीजियस में हम देख सकते हैं कि जो सोशल एक्टिविटीज है या सोसाइटी में जो बिलीव्स है या जो मिसबिलीव्स है वो अभी देखे नहीं जा सकते हैं। इवन जो रिलीजियस एक्टिविटीज है उनमें भी बहुत सारे चेंजेस या उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होते होते आज का जो स्ट्रक्चर आया है। इवन जो फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी, साइंस, इसमें भी चेंजेस बहुत मात्रा में आया है। जैसे कि पहले टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद में मोबाइल फोन का यूज हुआ, बाद में मल्टीमीडिया मोबाइल फोन का यूज हो गया। तो इस तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री में भी। तो ऐसे अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम अलग अलग फील्ड के माध्यम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको एप्लीकेशन उनका कर सकते हैं। पहले हम फिलोसॉफी में देखेंगे कि फिलोसॉफी हमारे जीवन में किस तरीके से इसेंशियल है या उसका हम एप्लीकेशन हमारे जीवन में किस तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम फिलोसॉफी लर्न करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तब हम अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजीज को समझने का प्रयास करते हैं। अलग अलग तरीके की जो आइडियोलॉजीज है उनको हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। अब ये जो आइडियोलॉजीज है या फिर जो फिलोसॉफी है उसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब जो लैंग्वेज है उसका भी नॉलेज हमें मिल सकता है। मतलब लैंग्वेज जो हम एक्वायर कर रहे हैं वो हमारे जीवन में इसेंशियल है, उसका हम एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। तो लैंग्वेज भी यहाँ पे हम फिलोसॉफी के माध्यम से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है साइंस। अब साइंस में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होके चले गए हैं, बहुत सारे इनोवेशंस होके चले गए हैं। आज का हम प्रेजेंट डेवलपमेंट देख सकते हैं तो उसके पीछे एक क्रोनोलॉजिकल चेन देखी जा सकती है कि अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने का काम किया गया है। The history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, inventions and theories. As I told you, मतलब जो हिस्ट्री है साइंस की उसके माध्यम से हम जो क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर है डिस्कवरीज का एंड इन्वेंशन का उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि हम आज का मोबाइल फोन देखेंगे, समझो हमें पता है कि मोबाइल फोन जो इन्वेंट हुआ है उससे पहले हमें उसकी हिस्ट्री मालूम होनी जरूरी है। समझो कोई मोबाइल फोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसके ऊपर इनोवेशन करके कोई नया डिवाइस इन्वेंशन करना चाहता है तो उसको पहले टेलीफोन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो बाद में ही वो उसमें चेंजेस ला सकता है। It can also help to understand the cause-effect chain that lead to those discoveries and inventions. तो
तो हमें पता होना चाहिए कि जब टेलीफोन इन्वेंट हो रहा था तब उसके कॉजेस क्या हो गए थे, उसका आउटपुट क्या आ गया था। तो ये सब जानकारी मालूमात होनी चाहिए, तभी हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जो इफेक्ट्स उस टेलीफोन के इन्वेंशन के समय पे हुए हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो गलतियां पास्ट के साइंटिस्ट ने की है उन गलतियों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से साइंस की हिस्ट्री भी हमें मालूम होना जरूरी है। It is said that need is the mother of invention. Scientific discoveries, inventions are often the effects of human efforts to fulfill a need and also curiosity. अब यहाँ पे कहा जाता है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमारी जरूरतें पूरे करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को खोज करते हैं। तो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए या हमारी जो नीड है उसको पूरी करने के लिए इन्वेंशन किया जाता है। These efforts are based on already available scientific knowledge. मतलब जो अवेलेबल नॉलेज है उसके बेसिस पे ही हम दूसरा नॉलेज एक्वायर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल का खोज जो है वो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने की है, न्यूटन ने। तो वो नॉलेज जो है ग्रेविटेशनल पुल का वो हमारे पास है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम अलग अलग तरीके के दूसरे इन्वेंशंस कर सकते हैं। Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitated a scientific discovery, invention and also its chronology. तो साइंटिफिक नॉलेज होना जरूरी है। जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स होके गए हैं उनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम उनका एप्लीकेशन हमारे आज के समय में कर सकते हैं। जो गलतियां और जो एक्सपेरिमेंट पास्ट में होके चले गए हैं वो नॉलेज हमें होना जरूरी है। उस बेसिस पे हम आज के समय पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है टेक्नोलॉजी। अभी हम देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट आया है वो बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो ये एक बार मतलब ड्रास्टिकल चेंजेस नहीं आए हैं, सडन चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसके पीछे भी एक क्रोनोलॉजिकल चेन है, धीरे धीरे इसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुई है। तो उसकी एक चेन है। डायरेक्ट ही हम आसमान में प्लेन से उड़ने नहीं लगे हैं, डायरेक्टली हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे हम जब क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की जानकारी लेते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ साइंटिस्ट ने या कुछ टेक्नीशियंस ने एक्सपेरिमेंट करके इन सब चीज़ों को खोज किया है। The history of technology helps in understanding the changes and their causes in the field of agricultural production, commodity production, architecture, engineer, etc. अब ये जो टेक्नोलॉजी आज के समय पे देख सकते हैं हम, ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके की है। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि पुराने समय पे जो फार्मर्स थे वो ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते थे, और आज के समय पे हम देख सकते हैं कि ट्रैक्टर्स वगैरह जो मशीनरीज है उनका यूज होता है। इवन जो कम्युनिटी प्रोडक्शन है उसमें भी मशीनरीज का यूज होता है। पहले हैंडलूम या हाथ से बनाने वाले जो कारखाने वगैरह हुआ करते थे, लेकिन अभी मास प्रोडक्शन होता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इवन आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं, पुराने ज़माने के जो टेम्पल्स है उनका स्ट्रक्चर और आज के ज़माने की जो टेम्पल्स है उनका स्ट्रक्चर, तो जो स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर है उनमें भी चेंजेस आ चुके हैं। इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, तो इंजीनियरिंग सेक्टर में भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग मशीनरीज वगैरह आ रही है। तो ये सब चेंजेस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज और जो इन्वेंशंस होता है और जो टेक्नोलॉजी है इनमें एक लिंक है, तो उनमें एक म्यूचुअल डिपेंडेंट है। एक इन्वेंशन हुआ साइंटिफिक फील्ड में तो उसका यूज जो है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में किया जाता है।
then knowledge of science and technology was very important at every step, from the making of stone tools to agricultural production in the evolution of mankind. हम मैनकाइंड जो मैन का इवोल्यूशन प्रोसेस देखेंगे तो शुरू में हम स्टोन के वेपन्स यूज किया करते थे, स्टोन एज कहा जाता है उस समय पे। तो उस समय पे जो स्टोन के वेपन्स यूज किया करते थे, वहां से लेके आज के समय पे हमें सब क्रोनोलॉजिकल इंसिडेंट्स को मतलब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रमोटेड द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो उससे हमें जो प्रोडक्शन का मैकेनाइजेशन है वो पता चला है, और जो वेपन्स पुराने जमाने में स्टोन के यूज किया करते थे उनकी जगह अभी मेटल के वेपन्स ने ले ली है। It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंट थिंग्स है। साइंटिफिक फील्ड में कोई खोज होती है तो उसका यूज जो है वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में किया जाता है। नेक्स्ट वन है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। The field of mutual social transactions expands with the growth of industry and trade. अब जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होता है, हम डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, किसी न किसी के पास से हम लेते हैं, उसके बदले हम कुछ ना कुछ देते हैं, मतलब सोशल ट्रांजैक्शन होता है। और इस सोशल ट्रांजैक्शन का एक्सपांशन होके इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड हो गया। पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम में हमारे पास जो चीजें हैं उनको देके दूसरी चीजों को हम लेते थे। तो इस सिस्टम से क्या हो गया, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ये क्या हो गया, ग्रो होने लगा। इट ऑल्सो प्रमोट्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन। तो इससे क्या होता है कि कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ता है, मतलब गिविंग एंड टेकिंग, एक्सचेंजिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ जाती है। It is an integral part of the industrial and commercial management. It is essential to understand the history of these processes. तो ये क्या होता है कि गिविंग एंड टेकिंग ये किसका मतलब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि जो हम चीजों का यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं से हम लेते हैं, उसका कहीं ना कहीं पे प्रोडक्शन होता है। तो ये दोनों भी फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। The nature of the market and commerce has continued to change. Accordingly, the nature of human relationship and the social organization also has continued to change. मतलब मार्केट, कॉमर्स ये सब चेंज हो रहा है। इवन जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स के, सोशल रिलेशनशिप, ये सब चेंज हो रहा है। लोगों की डिमांड चेंज हो रही है, लोगों में जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहा है। तो इसे हमें अंडरस्टैंड करके हमें आज की स्थिति में कौन सी डिमांड है, आज के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या मांग है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्शन करना होगा। तो उसके लिए हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना जरूरी है। To understand this development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institution. तो उसके लिए हमें कल्चर की हिस्ट्री जानकारी होनी चाहिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस है उनकी हिस्ट्री भी हमें मालूम होना जरूरी है। नेक्स्ट वन, Management studies. In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources and processes of production, as well as the chain of market and sales management, etc., it is essential to have a knowledge of similar functional system of the past. मतलब आज की जो मैनेजमेंट की सिस्टम है, आज प्रोडक्शन होता है, अब ये प्रोडक्शन किसके बेसिस पे होता है, तो वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेस, वहां पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस है या जो नेचुरल रिसोर्सेस है इनके बेसिस पे होता है। और उस
प्रोड्यूस्ड चीज़ों को मार्केट तक पहुंचाया जाता है। मतलब मैनेजमेंट हम देख सकते हैं, मार्केट तक पहुंचाया जाता है, बाद में उसका कंजम्पशन होता है। तो एक सिस्टम है, ये एक चेन है। तो उससे पहले हमें क्या ज़रूरी है, इस सिस्टम की हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। आज हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बाद में मार्केट तक आने के बाद मार्केट से उसका कंजम्पशन स्टार्ट होता है। तो ये स्थिति हम पास्ट में देखेंगे तो पास्ट में बार्टर सिस्टम थी, इसलिए गांव में के लोग बाहर नहीं आ जाते थे। तो इसलिए जब हम पास्ट इवेंट के बारे में जानकारी लेते हैं तो उस समय पे जो मैनेजमेंट था वो अलग था, और आज के समय पे जो मैनेजमेंट है वो अलग देखा जा सकता है। It is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing for healthy management. आज की साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज के जो लोग हैं उनकी जो साइकोलॉजी है, उनकी डिमांड्स है, उनका जो वर्किंग पैटर्न है, वो भी हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। हम पास्ट में देखेंगे तो उस समय पे जो साइकोलॉजी थी लोगों की वो अलग हुआ करती थी। उस समय पे जो वर्किंग प्रोसेस होती थी वो अलग हुआ करती थी। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि जो आज की स्थिति हम बेटर या हेल्दी बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें पास्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। In order to achieve it, understanding of the social and economic institutions that support the industrial and commercial processes is important. तो ये सब अचीव करने के लिए हमें सोशल इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, उनके हिस्ट्री के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, और जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेसेस है उनके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। Knowledge of history in this regard makes the management at various levels easier. तो हिस्ट्री हमें समझो मैनेजमेंट की मालूम है, किसी भी मैनेजमेंट की हिस्ट्री मालूम है तो उससे हमारा फायदा क्या होता है कि आज का जो मैनेजमेंट है उसको हम बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी तरीके से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन आर्ट्स, it is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural traditions. हम देखते हैं कि बहुत सारी आर्ट्स है। अब इन आर्ट्स में चेंजेस जैसे समय आता है वैसे वैसे उनमें चेंजेस भी आते हैं। तब हमें जैसा टाइम है, जैसा उस समय का पीरियड है, उस समय के पीरियड का इम्पैक्ट उस समय के आर्ट के ऊपर होता है। तो हमें आर्ट की भी हिस्ट्री जानना जरूरी है। The key to the expressions in any art form, emotional temperament of the artist and developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. तो कल्चरल हिस्ट्री के माध्यम से हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेशन यूज होता है आर्ट में वो अलग अलग समय के लोगों का अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो उसके बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी है। देन ह्यूमैनिटीज इंक्लूड डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमीज एक्सेट्रा। तो ह्यूमैनिटीज में ये सब साइंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हम जब स्टडी करेंगे तब हमें उसको हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, हिस्ट्री के एंगल से। एंथ्रोपोलॉजी उसके माध्यम से हमें स्टडी करना पड़ेगा। सोशियोलॉजी में मतलब सोशल एक्टिविटीज कैसी होती थी उसके बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग साइंस के माध्यम से हमें ह्यूमैनिटीज जो अलग अलग ह्यूमन बींग्स है उनके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। To understand the history of the origin and development of these disciplines is an essential part of their learning. तो इससे क्या कर सकते हैं कि जो ओरिजिन है ह्यूमन बीइंग का वो कैसे हुआ है, और all disciplines are supposed to have their origin in philosophy. तो ये जो डिसिप्लिन्स है उनका ओरिजिन जो है वो
फिलोसॉफी से आया है। Then ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. हम देख सकते हैं कि एंशियंट पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करते थे कि यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस में रिलेशनशिप उसके बारे में स्पेकुलेशन किया करते थे। इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज, उससे क्या हो गया कि अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज बनना स्टार्ट हो गया। About the origin of this world, the universal order, human life, gods and goddesses, rituals and their philosophical explanation. तो इससे क्या हो गया कि जो ह्यूमन बीइंग एंड यूनिवर्स है, इन दोनों के रिलेशनशिप के माध्यम से अलग अलग जो एंशियंट लोग थे उन्होंने स्पेकुलेशन करना या अलग अलग तरीके के तर्क करना शुरू किया। उनमें से माइथोलॉजिकल स्टोरीज बनना स्टार्ट हो गया और जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में से गॉड, गॉडेस, रिचुअल्स, ये सब चीजों को राइज हो गए। रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाउंड इन दीज माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो ये जो फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स है उसके रूट्स हम इसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में से देख सकते हैं। वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर humanities have theoretical foundations based on philosophical theories. Only historical knowledge can help us in understanding developmental stages. तो historical knowledge के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि जो disciplines है humanities के, उनको हम philosophically understand कर सकते हैं। Applied history and our present. People often ask about the practical value of history. जनरली हम भी सोचते हैं कि हिस्ट्री का प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। The answer to the question about the nature of applied history answers this question as well. The visible and invisible reclines of the past exist in the present. मतलब जो हम पास्ट में जो इमेजिनरी थिंग्स को हमने अंडरस्टैंड किया है, जो नॉलेज हमने एक्वायर किया है, उन सब चीज़ों को हम उसका जो रिप्लिकेशन है, उसकी जो पिक्चर है, हम वो प्रेजेंट में देख सकते हैं या उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कोई नॉलेज हमने पास्ट में लिया है तो उसका एप्लीकेशन हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री जो है वो अनएसेंशियल नहीं है, उसका भी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है। We wish to know more about their history because they represent the creative thoughts and traditions of our ancestors. तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, उनकी हिस्ट्री जानने का प्रयास करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनके थॉट्स के बारे में, वहाँ उस समय के ट्रेडिशन के बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। इट इज आवर हेरिटेज, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक आइडेंटिटी बनती है कि हम इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारी ये ट्रेडिशन है, हमारे ये एंसेस्टर्स है। तो इससे क्या होता है कि हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक अस विथ आवर ओरिजिन। तो उसे हमारा ओरिजिन समझता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। Hence, it becomes necessary to preserve and conserve it for future, for our benefit as well as for the benefit of future generation. और उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। जो ट्रेडिशन, जो नॉलेज, जो थॉट्स हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिए हैं, उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। Hence, it becomes necessary to preserve and conserve it for future. Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people. तो इससे क्या होता है कि हम जब प्रिजर्व करते हैं तो उस प्रिजर्व की नॉलेज को एक्सेसिबल बनाते हैं। जो कोई उसको पढ़ना चाहता है, जो कोई उसको लर्न करना चाहता है, उसका नॉलेज लेना चाहता है, तो उसको वो इजीली एक्सेस किया जा सके। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो हेरिटेज मैनेजमेंट है उससे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की क्रिएट होती है। मतलब हम जब हिस्टोरिकल चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको नर्चर करते हैं,
तो वो एक हेरिटेज मैनेजमेंट है। हमारा जो हेरिटेज है, हिस्टोरिकल मतलब एंसेस्टर्स के थॉट्स, थिंकिंग, जो चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसको हेरिटेज मैनेजमेंट कहा जाता है। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, इस पॉइंट पे हमें अंडरस्टैंड करने का है कि जो कल्चरल और जो नेचुरल हेरिटेज है, हमारे इंडिया को जो कल्चरल हेरिटेज मिला है या जो नेचुरल ब्यूटी हमारे इंडिया की है, उन सब का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, तो उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो कल्चरल हेरिटेज है, अब हम देखेंगे कि जो कल्चरल हेरिटेज है हमारे यहाँ इंडिया का, जो कल्चर है बहुत ही ग्रेट है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, फोर्ट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ओरल सॉन्ग्स, ओरल स्टोरीज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया के बारे में देखी जा सकती है। तो ये इंडिया का कल्चर है। तो इस कल्चर का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया जाता है। अब ये दो पार्ट से टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। टेंजिबल मतलब जो फिजिकल फॉर्म में हम जब कल्चरल मॉन्यूमेंट्स या कल्चरल साइट्स के बारे में देखेंगे, तो उस हेरिटेज को टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। This type of cultural heritage includes ancient sites, buildings, artifacts, manuscripts, sculptures, paintings, etc. जो कि फिजिकल फॉर्म में अलग अलग तरीके के मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल साइट्स है, प्लेसेस है, उन सब को यहाँ पे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया जाता है। दूसरा इसका पार्ट है वो है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल मतलब जो ओरल फॉर्म में जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, सॉन्ग्स है, उनका इंक्लूजन और उनको इंक्लूड यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ओरल सॉन्ग्स, ओरल ट्रेडिशनल जो मेथड है, उसका इंक्लूजन इसमें किया जाता है। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो कौन सा त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है वो हमारे एंसेस्टर्स ने बताया है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हमें बताते हैं, और उसी रिचुअल्स को, उसी सोशल कस्टम्स को हम फॉलो करते हैं और उस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन करते हैं। तो इस तरीके के हेरिटेज को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। दूसरा है स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। कोई आर्ट है, किस तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए, ये भी हम करते आ रहे हैं, मतलब उस आर्ट का फंक्शन या उस आर्ट को हम फॉलो करते आ रहे हैं। सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स, कुछ स्किल्स वगैरह हैं हमारे ट्रेडिशन में, वो उसी तरीके से किए जाते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते। कम्युनिटीज, ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड स्किल्स। तो हमारे यहाँ पे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटीज है, सोशल ग्रुप्स है, वो फॉलो करते हैं। आज तक हम देखते हैं कि जो कस्टम, फेस्टिवल्स या जो कुछ भी ओरल माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, वो आज भी हमें सुनने के लिए मिलती है, आज भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है हमारे लिए। नेचुरल हेरिटेज, अब हमने कल्चरल हेरिटेज देखा, अभी हम देखेंगे नेचुरल हेरिटेज। मतलब नेचुरल साइट्स कौन से इंडिया में है कि जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इंडिया की जो ब्यूटी है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो नेचुरल साइट्स कौन से है? द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे तरीके के फ्लोराज एंड फौनाज पाए जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, ट्रीज, ऐसे वैरायटी देखी जा सकते हैं। तो बायोलॉजिकल हम फैक्टर देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी इंडिया में देखी जा सकती है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, फौना, फ्लोरा। तो अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे या अलग अलग तरीके के एनिमल्स इंडिया में एज पर द रीजन, एज पर द स्टेट हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। इकोलॉजी एंड जॉमॉर्फिक, इवन इकोलॉजी और जॉमॉर्फिक
जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी अलग अलग तरीके के हम देख सकते हैं, विच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो वहाँ पे जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है, वहाँ पे जो फिजियोग्राफिकल फैक्टर्स है, वो वहाँ के फौना एंड फ्लोरा के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए अलग अलग फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स में हमें अलग अलग तरीके के पेड़, अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। तो ये सब जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है फौना एंड फ्लोरा के बारे में, इसको प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उन सबको इन सब चीजों के बारे में जानकारी देना, उनको जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए हमें आज की स्थिति में जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में, अलग अलग पेड़ पौधे के बारे में, एनिमल्स के बारे में, तो ये जानकारी प्रोवाइड करना हमारी ड्यूटी है। इसलिए हमें इनको प्रिजर्व करना हमें चाहिए। देन यूनेस्को, अब यूनेस्को के माध्यम से कुछ जो इम्पोर्टेंट नेचुरल साइट्स है कि उनको नर्चर करने का काम किया जाता है। The global organization has announced some directives with the objective of promoting the cultural and natural heritage। तो उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ गाइडलाइंस दी गई है, सभी जो कल्चरल और जो नेचुरल हेरिटेज है किसी भी कंट्री के हो, उनको किस तरीके से रखा जाए, इसलिए उन्होंने कुछ डायरेक्टिव, कुछ डायरेक्शन, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। On the basis of those directives, list of sites and traditions are declared as World Heritage। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में उन्होंने कुछ कल्चर को, कुछ नेचुरल इंपॉर्टेंट साइट्स को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। उनमें इंडिया के कुछ लोकेशंस है कि जिनको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा यूनेस्को के माध्यम से दिया गया है। द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न साइड का वेस्टर्न घाट रीजन है हमारे इंडिया का, वो वेस्टर्न घाट का रीजन वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। ऐसे अलग अलग दूसरे भी लोकेशंस इंडिया में हैं जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट ये अप्लाइड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों है? क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि जो हमारा कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन है, ये इन कल्चरल और नेचुरल साइट्स के माध्यम से ही हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कल्चर है। The work of conservation and preservation of the natural heritage falls under the jurisdiction of the Archaeological Survey of India and India's State Departments of Archaeology। तो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, उसको अच्छा रखने का, ठीक ठाक रखने का काम करता है। तो ये डिपार्टमेंट बनाया गया है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। उस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो हमारे कल्चरल प्लेसेस है, कल्चरल हेरिटेज है, उसका कंजर्वेशन करने का, उसको प्रिजर्व करने का काम इस डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है। इंटैक्ट इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड। उसके अलावा दूसरी भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म इंटैक्ट है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से भी इस फील्ड में काम किया जाता है। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। तो जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट्स यहाँ पे काम करते हैं इन सब को प्रिजर्व करने के लिए। They need to be duly aware of the cultural, social and political histories of the heritage site। तो उनको सब जानकारी होनी चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। Principles of applied history are useful in creating the awareness among them।
तो ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है, अप्लाइड हिस्ट्री के माध्यम से हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है इसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। द ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट can be handled without causing any change in its original state। अब जो हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं और जो कंजर्वेशन कर रहे हैं कल्चरल हेरिटेज का, उसमें कोई भी चेंजेस किए बिना हमें उसका प्रिजर्वेशन करने का है। जो ओरिजिनल स्टेटस है, जो ओरिजिनल उसका जो ढांचा है, उसमें हमें कोई भी चेंज करने का अधिकार नहीं है और हम कर भी नहीं सकते हैं। तो एज इट इज हमें उसको प्रिजर्व करने का है, कंजर्व करने का है। The local social structure and psychology of the local people, challenges faced by them in the present situations and their expectations can be surveyed in detail। जो लोकल स्ट्रक्चर है वहाँ का और जो वहाँ के लोकल लोगों का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों के कारण वहाँ के लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है और वहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों के एक्सपेक्टेशंस, वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो उसका सर्वे जो है वो डिटेल में होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उनका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये अलग होने के कारण भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। Due precautions can be taken to avoid hurting sentiments of the local people while completing the projects of conservation, preservation and development of a heritage site। जब हम वहाँ पे प्रिजर्वेशन का या कंजर्वेशन का काम करते हैं तो उस समय पे वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस हर्ट नहीं होंगे। ऐसे ही वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की काम हमें करनी ज़रूरी है। मतलब जो लोकल वहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं उस हिस्टोरिकल साइट के, उन लोगों के सेंटिमेंट्स को हमें नहीं दुखाने का है। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट्स कैन बी फैसिलिटेटेड। तो वहाँ के लोकल लोगों को हमें पार्टिसिपेट करने का है। जो कंजर्वेशन का, प्रिजर्वेशन का काम होता है हिस्टोरिकल और जो कल्चरल हेरिटेज का, तो उसमें हमें वहाँ के लोकल पीपल को पार्टिसिपेट करना होगा। सिस्टमैटिक प्लान कैन बी डिजाइन टू एम्प्लॉय द लोकल स्किल्स इन अ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड। इवन जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके स्किल का हमें अच्छी तरीके से उसका सिस्टमैटिक प्लान बना के वहाँ के लोगों के स्किल का वहाँ के लोगों में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना होगा। वहाँ के लोकल लोगों में कोई स्किल है तो उस स्किल को अच्छी तरीके से प्लान करके उस स्किल को हमें एक क्रिएटिविटी का दर्जा या क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करके उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की और लाइवलीहुड को क्रिएट करने वाली अपॉर्चुनिटीज को हमें बढ़ावा देना होगा। एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स, तो यहाँ पे एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स कौन से हैं कि जो कि हिस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स है, जहाँ में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया। तो ये कुछ एफिलिएटेड फील्ड्स हैं। तो इन एफिलिएटेड फील्ड्स में कुछ अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट पर्सन्स काम करते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। एवरी फील्ड मेंशन हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल with specialized skills. For example, architects, engineers, historians, archaeologists, museum
क्यूरेटर्स, सोशोलॉजिस्ट, आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स, स्किल्ड फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा। तो ये पर्सन्स की जरूरत होती है उन सब फील्ड में काम करने के लिए। म्यूजियम हो या आर्काइव्स हो, तो वहां पे अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो इन सब एक्सपर्ट का वहां पे काम होता है। Of course, this is just a representative list. The help of experts from many more field is required. उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी फील्ड और दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स है कि उनका भी यूज अलग अलग फील्ड में होता है। The help of experts from many more fields is required. These experts need to have adequate knowledge of the ancient sites, the historical background of the structural remains and artifacts. तो जो एक्सपर्ट उस फील्ड में काम करने वाले हैं उनको सभी जानकारी होनी जरूरी है। जो एंशियंट साइट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस साइट का, वहाँ के जो रिमेनिंग आर्टिफैक्ट्स है उन सब के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज प्रोफेशनल्स। तो इससे क्या होता है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के कारण जो एक्सपर्ट्स पर्सन है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। थैंक यू।